ATC World, a desire to connect the world. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है गिल्लू चैप्टर से। यह 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और लगभग जो है बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षा होते हैं एनुअल, उसमें इस चैप्टर से निश्चित ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं, और गर्व की बात है कि यह कहानी जो है महादेवी वर्मा, जो प्रसिद्ध कवित्री रही हैं, लेखिका रही हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की एक महान कवित्री और सुविख्यात लेखिका थी। उन्हें हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। महादेवी वर्मा जी एक विलक्षण प्रतिभाशाली कवित्री थी, जिन्हें हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरस्वती की भी संज्ञा दी थी। इसके अलावा उन्हें आधुनिक युग की मीरा का भी दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में एक प्रेमी से दूर होने का कष्ट एवं इसके विरह और पीड़ा का बेहद भावनात्मक रूप से वर्णन किया था। महादेवी वर्मा जी एक मशहूर कवित्री तो थी ही, इसके साथ ही वे एक महान समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया था एवं महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया था। यही नहीं, महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाने और उचित आदर सम्मान दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी ने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी थी जिसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति लोगों की संकीर्ण और तुच्छ मानसिकता पर प्रहार किया था एवं समाज में महिलाओं की दयनीय दशा तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण के दर्द को बेहद मार्मिक तरीके से बयां किया था। महादेवी जी ने अपनी रचना श्रृंखला की कड़ियाँ में भारतीय समाज की महिलाओं की दुर्दशा का भावपूर्ण एवं हृदय को छू लेने वाला वर्णन किया था। आइए जानते हैं भारतीय साहित्य की इस महान कवित्री महादेवी जी वर्मा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि महादेवी जी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयाग उत्तर प्रदेश में 80 साल की अवस्था में हुआ था। पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी, पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा, और इन्होंने संस्कृत से एमए किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, मेरा परिवार, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, निर्जा इत्यादि हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम देना चाहेंगे। इनका विवाह जो है 9 साल की अवस्था में हुआ था। जब 9 साल की अवस्था में किसी बच्चे को पता नहीं होता कि विवाह क्या होता है, तो इनको गोद में लेकर के फेरा लगाया गया था। तो उस समय बाल विवाह था और धीरे धीरे इस प्रथा को हटा दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज अब देखते हैं गिल्लू चैप्टर में इसके बारे में क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें पुनः महादेवी वर्मा के ऑटोबायोग्राफी के बारे में दिया गया है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी, वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। शी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर of the famous Hindi weekly Chand. Some of her important works include दीप शिखा, यमा, निहार, जो पोइट्री के रूप में है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। तो इसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था, हिंदी की छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवित्री थी। वे एक प्रख्यात कथा लेखिका और साप्ताहिक पत्रिका चांद की संपादिका भी रहीं। उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में दीप शिखा, यमा, निहार, काव्य श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार सम्मिलित हैं। पद्म भूषण के साथ साथ वह मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पारितोषिक
और ज्ञानपीठ पारितोषिक की प्राप्त कवित्री थीं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शुद्ध करना चाहेंगे, इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आगे अब जो है इनका जो कहानी है गिल्लू, एक छोटी सी गिलहरी पर है और इसमें बहुत ही एक बड़े भाव को दिखा गया है कि किस प्रकार एक मनुष्य में छोटे से जानवर के लिए प्रेम जागृत हो उठता है। इस तरह के लोग महान होते हैं जो छोटे जीवों पर भी दया रखते हैं। उनमें से महादेव वर्मा का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अब यहाँ से उन्होंने जो तथ्य लिखा है वो इस प्रकार हैं। Unexpectedly one morning when I entered the Bramda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. यहाँ पर महादेव वर्मा कहती हैं कि एक दिन सुबह जब मैंने रूम से बरामदे में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि 2 कौवे जो है खेल कूद की तरह उनके गमले वहाँ पर थे, वो उसमें चौंच मार रहे थे। Suddenly my assiduous critic of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that tale on this teeny being. अचानक कौवों की इस काल्पनिक कथा की मेरी श्रमशील समीक्षा मेरी दृष्टि से बाधित हुई। Lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from the nest and was now being considered by the crows to be an easy prey, having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. अचानक कौवों की इस काल्पनिक कथा की मेरी श्रमशील समीक्षा मेरी दृष्टि से बाधित हुई थी और वहाँ पर मैंने देखा कि दीवार और गमले के बीच में जो जोड़ थी वहाँ पर गैप था और खाली जगह में दुबक कर परे इस छोटे से जीव पर गई। नज़दीक जाते हुए मैंने देखा कि यह एक नन्हा गिलहरी था जो अवश्य संजोग से किसी घोंसले से गिर गया होगा और उन कौवों के द्वारा आसान शिकार समझ लिया गया था। जोरे कौवों के द्वारा किए गए आघात के कारण 2 घावों को झेलना इस छोटे जीव के लिए काफ़ी था और वह गमले से चिपका हुआ था, अब गतिहीन था। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा पैराग्राफ में क्या कहानी आ रहा है कि महादेव वर्मा की नज़र उस छोटे से गिलहरी पर पड़ता है जहाँ पर गमले और दीवार के बीच में जो गैप होता है उसी में वो दुबका पड़ा हुआ था और दोनों कौवे उनको चोंच मार करके घायल कर रहे थे और उसमें 1-2 वुंड हो भी चुका था और उनके लिए 2 घात ही काफ़ी था और वह गतिहीन हो गया था, यानी बेहोश लगभग हो गया था। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone, but my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. हर कोई इस पर टिप्पणी दे रहे थे कि यह जो इतना जख्मी हो गया है कि इसका बचना मुश्किल है, इसे अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे मन में, महादेव वर्मा कहती हैं कि मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। उन्होंने उनके विचार को इनकार किया, इसलिए उसे नरमी से उठाया और महादेव वर्मा ने अपने कमरे से रुई लाई और उनके रक्त को रुई से पोंछी और घाव पर पेंसिलिन की मरहम लगा दी। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipping in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of milk only slid down from both sides. Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth, but on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes.
अब जो है यहाँ पर क्या हुआ कि महादेवी वर्मा ने क्या किया, रुई में दूध को एक बत्ती बना ली और बत्ती को उसमें दूध में डुबोकर उनके मुंह में कुछ बूंद उसके मुंह में देने का प्रयास किए, किंतु वह अपना मुंह में रखकर पिलाने का प्रयास किया, किंतु उनका मुंह खुल नहीं रहा था। तो गिलहरी जो इतना घायल था और इतना कमज़ोर था कि वह मुंह खोलने में असमर्थ था और दूध की बूंदें केवल दोनों किनारे से बह जाती थी। मतलब जैसे दूध उसके मुंह में डाला जाता था तो वह दूध बह के निकल जाता था। केवल कुछ घंटों की देखभाल के बाद मैं उसके मुंह से पानी की एक बूंद डालने का उपाय कर सकी, यानी दूध नहीं गया तो फिर क्या हुआ, पानी दिया गया। किंतु तीसरे दिन इतना अधिक अच्छा और पक्का हो गया कि वह अपने 2 छोटे पंजों का उपयोग कर मेरी उंगली पकड़ने में करता और शीशे की गोली जैसी, यहाँ पर हम ठीक कर लेते हैं, यानी उसकी आँखों के बारे में बताया गया है कि उनका जो है शीशे की भांति था, यानी चमकदार। तो यहाँ जो इसको यहाँ पर हम इसको ठीक करते हैं, शीशे की गोली जैसी अपनी नीली आँखों से चारों ओर निहारा करता और 3-4 महीनों में वह अपने मुलायम रोए, झबरी पूँछ और चंचल चमकीली आँखों से हर एक को चकरा देता था। यानी सभी उनको देखकर खुश हो जाते थे और आश्चर्य में पड़ जाते थे। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। अब क्या हुआ कि उनका रूपांतरण हो गया, जातिवाचक संज्ञा। पहले तो हर इस तरह के जीव को हम गिलहरी बोल सकते थे, लेकिन उनका जातिवाचक संज्ञा से रूपांतरण हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में और वहाँ पर उनका नाम पड़ गया गिल्लू। हर कोई उनको गिल्लू के नाम से जानने लगे। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो with the help of a wire. For 2 years, this was Gillu's abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. अब यहाँ से क्या हुआ कि महादेवी वर्मा ने क्या किया, एक तार के सहारे खिड़की पर एक सूती कपड़ा लटकाकर हल्के भार की एक फूल की एक डलिया लटका दी और 2 बरस तक गिल्लू इसी आवास में रहा। मतलब उनके लिए घर बना दिया, छोटा सा झूला टाइप से। सभी लोग प्रसन्नता से उसके अजीब व्यवहार और बुद्धि से चकरा जाते थे। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet, go swiftly up to the curtains, and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till the time I got up, catch him. On some occasion, I used to hold Gillu and put his teeny body in a long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours, and watch my activities with his radiant eyes. अब यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती, यह ऐसी तीव्र इच्छा से मेरा ध्यान आकर्षित करने को रुक जाता कि वह यह करने के लिए एक नई युक्ति निकाल लेता। वह मेरे पैरों के नज़दीक आने का साहस करता, पर्दे पर सर्व से ऊपर चढ़ जाता और उसी अंधाधुंध गति से उतर जाता। यह क्रम तब तक चलता जब मैं उसे पकड़ने के लिए उठती। किसी समय मैं गिल्लू को पकड़ लिया करती थी और उसके छोटे शरीर को लंबे लिफाफे में डाल दिया करती। कभी कभी वह दीवार के सहारे झुककर टेबल पर खड़ा रहता। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति में घंटों और अपनी चमकीली आँखों से मेरी क्रियाशीलता देखा करता। अब यहाँ से जो है, when hungry he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mist window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में खास करके इस शब्द की चर्चा होती ही है कि गिल्लू जो है आवाज़ जो निकालता था किस प्रकार का निकलता था, जो चिक चिक आवाज़ है। और यहाँ पर देखिए
आगे हम ये भी देते हैं कि वो खाने में क्या उनको पसंद था, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। जब वह भूखा होता तो वह चिक चिक चहचहा कर मुझे सूचित करता और बिस्कुट या काजू पा लेने पर चिक चिक चहचहाहट से जालीदार खिड़की के निकट अन्य गिलहरियों जो देखी जाती उनके बीच क्या जो प्रकट होता, मैं आश्चर्य होती। गिल्लू का खिड़की के नज़दीक बैठना और स्नेह से बाहरी दुनिया को झांकना मुझे महसूस कराता कि उसे आज़ाद कर देना आवश्यक था। मतलब वह खाता और खिड़की के पास जाकर बैठ जाता और वहाँ पर दूसरे गिलहरी क्या करते तो उनको देखता तो मेरे मन में यह उठने लगता था कि मैं इसे आज़ाद कर दूँ। बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. कुछ कीलें हटाकर मैंने तार की जाली के एक कोने से छोटा सा छेद बना दिया और इस छेद से बाहर जाने में सक्षम होने पर गिल्लू आज़ाद होने को रोमांचित हो उठता। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. Since then, this had become a regular practice. On my living room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. अब क्या होता है, मेरे महत्वपूर्ण कागजात और पत्रों के कारण मेरी गैर हाजिरी में मेरा कमरा बंद रहता था। मतलब जब महादेवी वर्मा कहीं बाहर जाती थी तो ये अपने रूम को लॉक कर देते थे, चूँकि इनके बहुत से महत्वपूर्ण कागजात होते, डॉक्यूमेंट होते थे। और कॉलेज से मेरी वापसी और मेरे अंदर पहुंचने के क्षण ज्यों ही कमरा खुलता, गिल्लू मेरी ओर दौड़ पड़ता और मेरे अंदर पहुंचने के क्षण ज्यों ही कमरा खुलता, गिल्लू। यहाँ पर वाक्य रिपीट हो गया है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही महादेवी वर्मा रूम को खोलती और वह दौड़कर उनके पास आ जाता था और महादेवी वर्मा आगे कहती है कि मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे चढ़ा करता। तब से यह एक नियमित अभ्यास था। मेरे कमरा छोड़ने पर गिल्लू भी खिड़की की तार की जाली के छेद से बाहर निकल पड़ता। वह सारा दिन अपनी जमात के साथ डालियों पर ऊपर नीचे कूदने और उछला कर चलने में बिता देता। I have several pet animals and birds, and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. अब यहाँ पर यह भी दिखाती हैं कि महादेवी वर्मा को सिर्फ गिलहरी नहीं था, सिर्फ गिलहरी से इसको प्रेम नहीं था, इनके पास बहुत सारे पेट एनिमल्स थे, बहुत सारे पक्षियों से इनको प्रेम रहता था और उनको भी वहाँ पर पोसती थी और रखती थी। यहाँ पर कहते मुझे अनेक पालतू पशु और पक्षियाँ हैं और उनमें सब मुझे बहुत चाहते हैं, किंतु उनमें किसी का मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत करना मुझे याद नहीं है। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। द मोमेंट आई वुड रिच डाइनिंग रूम, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate with great difficulty. I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. अब यहाँ पर एक चर्चा और किया गया है कि गिल्लू एक अपवाद था कि कोई भी महादेवी वर्मा के प्लेट में घुसने का साहस नहीं करता था, प्लेट को टच करने का साहस नहीं करता था, लेकिन गिल्लू उछल के जाता और उसके प्लेट को टच कर लेता था। जिस क्षण में भोजन कक्ष पहुँचती, इसको भी यहाँ पर ठीक करते हैं, पहुँचती वह खिड़की से प्रकट हो जाता, आंगन की दीवार पार करता, टेबल पर पहुँचता और मेरे प्लेट में बैठना चाहता। बहुत कठिनाइयों से मैंने उसे अपने प्लेट के नज़दीक बैठना सिखाया। उसका मनपसंद खाना, जब वह दक्षता से चावल का हर एक दाना खा लेता था, उसका मनपसंद खाना काजू था और जब कई दिनों तक नहीं मिलता वह अन्य खाद्य वस्तुओं को अस्वीकार करता और उन्हें झूले से गिरा देता था। Around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days
in the hospital. Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same elasticity, scuttle back to sit in his nest. Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. अब देखिए यहाँ पर एक इंसिडेंट को दिखाया गया है कि उस समय के आसपास एक मोटर दुर्घटना में घायल होने से मुझे कुछ दिनों तक अस्पताल में बिताना पड़ा। उन दिनों जब कभी मेरा कमरा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से नीचे दौड़ पड़ता, किंतु अन्य को देखकर वह उसी फुर्ती से अपने झूले से नीचे दौड़ पड़ता, किंतु किसी अन्य को देखकर वह उसी फुर्ती से अपने घोंसले में बैठने को छोटे कदमों से लौट जाता। हर कोई उसे काजू देता, किंतु अस्पताल से लौटने पर जब मैंने उसके झूले को साफ किया तो पाया कि काजू से भरा हुआ था। उनका जो बर्तन था, कटोरा, उसमें काजू भरा हुआ था, जो मात्र यही दिखाता था कि उन दिनों वह अपना मनपसंद खाना भी कितना खाता था। बीमारी के दौरान वह मेरे सिर के पास, मेरे तकिए के पास बैठ जाता और आहिस्ते से मेरे लालाट और बालों को छूता, और उसका दूर जाना किसी नर्स या परिचायक के दूर जाने जैसा था। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. जब गर्मी के अपराह्न में काम करते गिल्लू बाहर जाने या झूले में बैठने से परहेज करता, स्वयं को मेरे नज़दीक रखने के लिए और गर्मी के ताप का समाधान करने के लिए भी उसने बिल्कुल नया तरीका खोज लिया था। वह मेरे नज़दीक रखी सुराही पर पड़ा हुआ लेट जाता और मेरे नज़दीक रहने के साथ साथ ठंड भी प्राप्त हो जाता। स्क्वायरल हैव a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out. In the night, even with a plan of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near death-like state during his natal days. The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. अब ये बहुत ही मार्मिक क्षण यहाँ पर दिया गया है कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिलहरी की आयु मात्र 2 वर्ष की होती है, और इस हैसियत से गिल्लू के जीवन काल का पट्टा अंततः समाप्त होने को आया। सारा दिन उसने न तो कुछ खाया, न ही बाहर जाने की कोई चेष्टा की। रात में कहीं जाने के दर्द के बावजूद वह झूले से मेरे बिछावन के पास आया और अपने शीतल पंजों से उसी उंगली को पकड़ लिया जिससे वह अपने शैशव काल में अपनी मृत्यु जैसी अवस्था में चिपका था। वे पंजे इतने शीतल हो रहे थे कि मैंने हीटर चला दिया और उसे कुछ गर्मी देने का प्रयास किया, किंतु ज्यों ही सुबह की प्रथम किरण ने उसका स्पर्श किया वह चल बसा। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. उसका झूला हुक से उतार दिया गया और तार की जाली का छेद बंद कर दिया गया। Gillu was put to eternal rest under the Sanjuhi creeper, both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a teeny yellow juhi flower. गिल्लू सोन जूही लता के अंदर सतत विश्राम के लिए रख दिया गया। दोनों क्योंकि इस लता को सबसे अधिक प्यार करता था गिल्लू, और संतुष्टि के लिए भी मैंने अपने विश्वास से निष्कर्ष निकाला कि किसी बसंत के दिन उसे छोटे पीले जूही के रूप में जूही
फूल के रूप में फूलते और खिलते पाऊंगी। तो यह जो है गिल्लू की विशिष्ट और बहुत ही मार्मिक कहानी महादेव वर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी जितने भी छात्र हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके देखिए, और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर लगे आप उसको नोट कीजिए, और ताकि आपको हिंदी समझने में आसान हो। मैं दूसरे वीडियो में आपको इसका प्रश्न उत्तर दूंगा, और तब तक आप जो है इस कहानी को एक बार रिपीट करके इसको फिर से सुनिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की करते जाना है और आगे बढ़ते जाना, यही शुभकामना मेरी है। इसी शब्द के साथ मैं आपका क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।